हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एससी वर्मा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 to 30 किया था। ठीक है, ये चौथा वीडियो होगा एक्सरसाइज का। तो हम लोग 10-10 का सेट में कर रहे हैं। टोटल 42 क्वेश्चन है एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 में, तो इसको 10-10 का सेट में हम लोग कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लास्ट है, ये 31 से 42 तक का हम लोग पूरा हो जाएगा। ये चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन दिस 31 to 42, है ना, एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर सिचुएशन शोन इन फिगर, बोथ द पुलीज एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्व्स आर फ्रिक्शनलेस। अभी तक फ्रिक्शन तो को पढ़े नहीं है, हर जगह फ्रिक्शन जीरो है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ठीक है, पुलीज आर लाइट, पुली लाइट है, मासलेस है, नेग्लिजिबल मास का है, स्ट्रिंग में भी कोई मास नहीं है। ठीक है, ये सब अजम्पशन लेके चल रहे हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम, अच्छा मास एम, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अच्छा आई थिंक ये स्ट्रिंग का पूछ रहा होगा, दो स्ट्रिंग है क्योंकि यहां भी है यहां भी है। चलो दोनों का निकाल लेंगे। सी, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली। ये क्लैंप कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये जो क्लैंप आपका, ये क्लैंप देखो ये वाला, ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाला जाए। ठीक है, लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन फर्स्ट। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। दो बॉडी दिख रहा है कि यहाँ ये है और एक 2m है, m और 2m है, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम बोथ द बॉडी। m का भी ड्रॉ कर लो और 2m का भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, m किससे इंटरेक्ट कर रहा है, m अर्थ से इंटरेक्ट कर, अर्थ से दोनों ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी इंटरेक्ट कर रहा है आपका, दोनों मास अर्थ से तो सब लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग धरती पे हैं और धरती पर रह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अर्थ से इंटरेक्शन दोनों का ही है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम अर्थ m जो है स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, m जो है स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है, T इज द टेंशन। अगर यहाँ टेंशन T है तो इसमें टेंशन कितना होगा, व्हाट विल बी टेंशन ओवर हियर। मान लो T डैश है, सपोज करो T डैश है, देखेंगे T डैश क्या होगा, वी विल सी दैट। ठीक है, देख ही लेते हैं, बल्कि एक बार T डैश और T में रिलेशन निकालना है तो B, पुली नंबर जो B है उसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करो। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली B पुली जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, तो पुली नंबर B के अंदर मास तो है नहीं, मासलेस पुली ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पर क्या क्या इंटरेक्शन है, ये दोनों स्ट्रिंग के ब्रांच से इंटरेक्ट कर रहा है कि इधर स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है। क्योंकि इधर इंटरेक्ट कर रहा है तो टी लगा दो, एक स्ट्रिंग नीचे भी है वो भी टी लगा दो। हमेशा आपको मैंने बताया है कि टेंशन हमेशा स्ट्रिंग का डायरेक्शन होता है, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग की तरफ होगा। तो दोनों स्ट्रिंग राइट में है तो टी लगा दिया, एक स्ट्रिंग लेफ्ट में भी है, वो कितना फोर्स लगाएगा, टी डैश। ठीक, अब जो पुली नंबर B है, पुली B जो है वो मासलेस है। ठीक है, so what is net force acting on the pulley towards right, ले लो, net force acting on the pulley is 2t minus t dash will be equal to mass into acceleration, अगर न्यूटन से अकेला लगाते हैं, बट मास तो जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बट मास जीरो है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि t dash is 2t, t dash is 2t। ठीक, so this t dash is nothing but 2t। ठीक, अब m और 2m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो। ठीक है, m का और किससे इंटरेक्शन, एक तो अर्थ से इंटरेक्शन हो गया और दूसरा इंटरेक्शन आपका स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग जो है टेंशन एक्सर्ट करेगा, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही, किसी भी बॉडी पर टेंशन ड्रा करोगे तो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग की तरफ होगा, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग की तरफ होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब 2m का बात करते हैं, 2m किससे इंटरेक्ट करे, तो अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है, एक ये सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है। सरफेस क्या कर रहा है, इसका मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन।
तो 2m किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो अर्थ से कर रहा है तो अर्थ का इंटरेक्शन यहाँ दिखा दिया, एक सरफेस के साथ कर रहा है सरफेस का इंटरेक्शन ये दिखा दिया, और तीसरा बहुत इजी है देखो इंटरेक्शन निकालना, क्योंकि देखो इंटरेक्शन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो इंटरेक्शन फील्ड फोर्स के थ्रू हो सकता है या कांटेक्ट फोर्स के थ्रू हो सकता है। तो फील्ड फोर्स क्या होता है, फील्ड फोर्स वो फोर्स है जो कि दो बॉडी के बीच में लगता है इवन इफ दे आर सेपरेटेड, लाइक अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से बिल्कुल कांटेक्ट में है तभी ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी तब भी लग सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में है तब भी उस पर mg फोर्स लगाएगा अर्थ, ठीक है, जरूरी नहीं कि अर्थ हो और वो जो है बिल्कुल सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट मेंटेन करना ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नीडेड नहीं है, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म एक ही फील्ड फोर्स है, वो है आपका वेट। अब बाकी सारे फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स देखना बहुत ईजी है, आप देख लो किसके किसके कॉन्टैक्ट में है। अब 2m का बात करना, देखो सरफेस के कॉन्टैक्ट में है और स्ट्रिंग के कॉन्टैक्ट में है, स्ट्रिंग किधर है, राइट डायरेक्शन में है, तो राइट डायरेक्शन में एक फोर्स हो गया, ये 2t हम लोग निकाल चुके हैं 2t, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, समझ में आ रहा है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब एक्सेलरेशन m और 2m का क्या एक्सेलरेशन होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं m और 2m का एक्सेलरेशन रिलेटेड है क्या। जैसे पहले देखे थे हम लोग, तो पहले तो बड़ा सिंपल था, जैसे ये था, ये जितना x नीचे आ रहा है तो ये x पीछे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम था। और भी क्वेश्चन जो था हम लोग का उसमें सिंपल था सब, ठीक है, जैसे इसमें था जितना ये नीचे आया उतना ये ऊपर गया, तो सिंपल था। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा, लेकिन मतलब सिंपल हो चाहे जो, आपको एक बार सारा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, कि इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन था, हम देख रहे थे कि जितना ये नीचे जाएगा ये उतना ऊपर जाएगा, है ना, जितना एक m2 नीचे जाएगा उतना m1 ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन सेम है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन द सेम इन टाइम इंटरवल, तो सेम ही एक्सेलरेशन होगा, उसका मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का सेम होगा। अब यहाँ पे देखो एक बार चेक करो, मान लो कि ये 2m जो है x डिस्टेंस आगे गया, 2m जो है x डिस्टेंस आगे जाएगा, 2m x डिस्टेंस कब आगे जाएगा, जब ये पुली नंबर b जो है x डिस्टेंस आगे जाएगा। मान लो पुली जो है x डिस्टेंस आगे जाता है, मान लो पुली यहाँ पे है, अभी मान लो यहाँ हो गया, सपोज करो, सपोज पुली मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ x, सपोज पुली मूव्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है। अब पुली x डिस्टेंस आगे जाएगा तो ऑफकोर्स 2m भी x डिस्टेंस आगे जाएगा, बिकॉज पुली b का सेंटर से इसका दूरी तो हमेशा सेम रहेगा ना। तो अगर पुली b जो है x डिस्टेंस आगे गया, इसका मतलब 2m भी x डिस्टेंस मूव किया। अब 2m जब x डिस्टेंस मूव करेगा, इफ 2m मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ x, देखो यहाँ से x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्री हो गया और ऊपर से भी x लेंथ का स्ट्रिंग फ्री हो गया। ये जो रोप है, रस्सी जो है, यहाँ से x लेंथ रस्सी फ्री हुआ और यहाँ से x लेंथ रस्सी फ्री हो गया, यानी 2x लेंथ ऑफ रोप हैज गॉट फ्री। अब यहाँ तो क्लैम्ड है रोप, ठीक है, तो इधर तो कहीं जाने का गुंजाइश है नहीं, तो पूरा का पूरा 2x किधर जाएगा, इधर आएगा, है ना। ये देखो, ये तो इधर तो क्लैम्प है तुम्हारा, इधर तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो x और x जो 2x, अगर ये पुली नंबर b आपका x डिस्टेंस आगे जाता है तो नीचे से x लेंथ रस्सी फ्री हो जाएगा, ऊपर से x लेंथ रस्सी फ्री हो जाएगा, 2x लेंथ रस्सी फ्री होगा। और ये 2x लेंथ कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस साइड, इस साइड जाएगा, इसका मतलब ये 2x डिस्टेंस नीचे आएगा। मतलब अगर 2m जो है x डिस्टेंस आगे जाता है तो ये m जो है 2x डिस्टेंस नीचे आएगा। अगर 2m जो है x डिस्टेंस राइट की तरफ मूव करता है तो m जो है 2x डिस्टेंस नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी है, मतलब ये अगर v वेलोसिटी है तो इसका 2v वेलोसिटी होगा। एक और डेरिवेटिव लोगे तो इसका अगर a एक्सेलरेशन, इसका 2a एक्सेलरेशन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा, जो रिलेशन आपका डिस्टेंस में होगा वही रिलेशन उनके डेरिवेटिव्स में भी होगा ना, ठीक है। तो ये अगर a एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी में कई लोग तुमको कंस्ट्रेंट इक्वेशन वगैरह पढ़ाएगा, उतना नीड नहीं होता है मेरे ख्याल से, अगर नीड होता तो हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है, उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। देखो कई बार क्या होता है ना,
टीचर हमेशा वो चीज़ पढ़ाने की कोशिश करे जो उसको बहुत अच्छा आता है, या फिर जिसमें बच्चा लोग को बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग का ड्यूटी जो है ना, बच्चा लोग को मज़ा दिलाना नहीं है, समझे, हम लोग का ड्यूटी है पढ़ाना, तो वो हम लोग को करना चाहिए, वी शुड डू दैट, है ना। तो जो चीज़ नहीं उतना रिक्वायर्ड है उसको अननेसेसरी उसमें बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा दिया समझ में आता है, लेकिन मैं देखता हूँ 4-4 5-5 क्लास लोग कंस्टेंट इक्वेशन पर डिवोट करते हैं, तो मुझे लगता है वो उतना रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसके बगैर भी आप रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। अच्छा, अब क्या करें हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम जो ड्रा कर लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लो, सही रहेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा ही ड्रा करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो चलो फोर्सेस सिंपल हैं, रिजोल्यूशन उतना इन्वॉल्व नहीं है, बट जहाँ फोर्सेस को रिजॉल्व करना है ना, वहाँ तो बहुत इसेंशियल है, ठीक है। अब एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया। ऑब्जर्वर तो हमने इनर्शियल ले रखा है, नीचे ही ले रखा है, ऑफ कोर्स जो सरफेस पे है यहीं ले रखा है, ठीक है। कुछ नहीं बोलेंगे तो इनर्शियल ही मान के चलो, ऑब्जर्वर इनर्शियल है। अब इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ। न्यूटन सेकेंड लॉ हम m पे लगाते हैं, तो m का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 2 है। अच्छा, 2m का क्या है, 2m वर्टिकली इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, सो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज n माइनस 2mg इक्वल टू 0, ठीक है। एंड नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट is 2t equals to 2m into acceleration is a, acceleration is a, ठीक है। So I can say t is, और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू m, जोड़ दोगे तो क्या आएगा, mg इक्वल्स टू 3m है। सो a is g by 3, a is g by 3, acceleration is g by 3, right, acceleration g by 3 हो जाएगा, ठीक। टेंशन t निकालना है तो क्या हो जाएगा, t is m है तो mg by 3, और अगर t डैश का बात इस स्ट्रिंग में बात करो तो 2mg by 3, इसमें mg by 3 है, इसमें 2mg by 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है जी, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली। दो क्लैंप पुली पे कौन, ये पुली ए का बात कर रहा है, तो पुली ए पे जो है कौन कौन फोर्स लगा रहा है बताओ, हु इज अप्लाइंग फोर्स ऑन पुली ए, पुली ए पे कौन कौन बंदा फोर्स लगा रहा है, पुली ए है, इस पे कौन कौन बंदा फोर्स लगा रहा है बताइए, दिस इज पुली ए, सो हु इज अप्लाइंग फोर्स ऑन पुली ए, एक तो इधर स्ट्रिंग है वो लगा रहा है फोर्स तुम्हारा, एक तो ये इधर का स्ट्रिंग जो है ये फोर्स लगा रहा है ये वाला, एक नीचे स्ट्रिंग जा रहा है ये फोर्स लगा रहा है, और तीसरा फोर्स कौन लगा रहा है, क्लैंप लगा रहा है, तीसरा फोर्स क्लैंप लगा रहा है, क्लैंप इज एक्सर्टिंग अ फोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस रोप एंड दिस रोप, जो थर्ड फोर्स जो है वो क्लैंप लगा रहा है। अच्छा, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस बाय द क्लैंप एंड बाय दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग, तीन फोर्स लग रहा है इस पे, एक फोर्स क्लैंप लगा रहा है, एक फोर्स ये स्ट्रिंग लगा रहा है टी, और एक फोर्स नीचे वाला जो वर्टिकल स्ट्रिंग है वो लगा रहा है, और तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, क्लैंप इज इन इक्विलिब्रियम, क्लैंप इज एट रेस्ट, क्लैंप जो है रेस्ट पे है, यानी वेक्टर सम ऑफ this force and force exerted by clamp, suppose force exerted by clamp is F, that will be 0. The vector sum of this force and this force will be 0, or you can say this force F will be equal to, this force F will be equal to minus of resultant of this and this, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे बोल सकते हो, मान लो ये टी फोर्स है से, मतलब एक तो एफ फोर्स हो गया, एफ इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप, ठीक, एफ इज फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप। अब अगर यही कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां भी ले लें हम, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज यार टी माइनस आई कैप, ये क्या है, टी नीचे है माइनस जे कैप, दिस विल बी 0, नहीं,
this force F, force exerted by clamp, I don't know the direction and magnitude, but I know the direction and magnitude of this T and this T. तो अगर यही कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉजिटिव है, राइट को पॉजिटिव एक्स और अप को पॉजिटिव वाई ले लें, तो ये फोर्स लेफ्ट में है, तो T माइनस आई कैप डायरेक्शन हो गया, एंड T एंड माइनस जे कैप डायरेक्शन हो गया, प्लस दिस F will be 0. Why 0? Because clamp is at rest. Sorry, the pulley A is at rest. Pulley A is at rest. That means the force exerted by clamp plus this T plus this T vectorially will add up to 0. Or I can say this F will be simply T I cap plus J cap, right? Or I can say, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, दैट विल बी वेरी सिंपल. मैग्नीट्यूड ऑफ एफ विल बी सिंपली द वेक्टर सम ऑफ दीज टू. सो दिस विल बी व्हाट, टी रूट 2, और टी इज व्हाट, टी इज mg by 3 रूट 2, ये आ जाएगा. That's the force exerted by clamp. डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, 45 डिग्री होगा, I प्लस जे का डायरेक्शन तो 45 डिग्री होगा ना, ठीक है. Is it clear? क्लियर है ये? कहाँ आ गया हूँ, आंसर मिला लेते भाई. किसी ने ना छेड़ दिया है टैब को. ये 31 है ना. ए आपका g/3 है, ठीक है. ए इज g/3, तो m का एक्सेलरेशन 2a है, तो 2g/3 हो जाएगा, ठीक है. मतलब a हमने निकाल रखा है, लेकिन इसका जो है 2a है, तो 2g/3 हो जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है. mg/3 टेंशन, ठीक है. रूट 2 mg/3 ये आ गया, और डायरेक्शन भी लिखा है, तो डायरेक्शन क्लियर है. यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाएगा. आई प्लस जे कैप का डायरेक्शन क्या होता है, एक्स 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, 45 डिग्री एंगल. तो एंगल भी लिख रखा है, तो एंगल तो हम आपको बताइए ना अभी, 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है. बढ़िया, मिल रहा आंसर. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M in the situation all the surfaces are frictionless and pulley and string are the light. Pulley and string are light. ठीक है, चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो, कुछ करना नहीं है ना. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए, बनेगा सवाल, इसमें क्या. M और 2M का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लें आप, ठीक है. ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M एंड 2M. M का हो जाएगा, दिस इज योर M and here is a 2M, right? This is M. किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है जी, देखो ये टेंशन T हो जाएगा, सेम रोप सेम टेंशन, ठीक है. इसमें टेंशन क्या हो जाएगा बताओ, व्हाट विल बी T डैश. इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लोगे, अगर ये जो हैंगिंग पुली है, तो हैंगिंग पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करोगे, तो इस पे सारे फोर्सेस ड्रा कर लो. क्या क्या फोर्सेस है भाई, एक ऊपर स्ट्रिंग है, एक राइट में एक स्ट्रिंग ऊपर है, एक नीचे है, टी डैश है, ठीक है. सो दिस पुली इज लाइट, मास इज 0, सो नेट फोर्स ऑन दिस पुली इज 2t minus t dash equals to mass into acceleration. Mass of pulley is 0. So mass into acceleration will also be 0. That means t dash is 2t. बाकी आप इतना करने का जरूरत नहीं आता, ऐसे देख के भी बता सकते हैं, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि why t dash is 2t, ठीक है. So this t dash is nothing but 2t. ठीक. अब 2m किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, m और 2m दोनों ही अर्थ से इंटरेक्ट कर रहे हैं. बोथ आर इंटरेक्टिंग विद द अर्थ, so interaction with the earth can be written as
mg, 2mg, both are interacting with the earth, right? और 2m किससे इंटरेक्ट कर रहा है? इस स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है। स्ट्रिंग क्या करेगा भाई? स्ट्रिंग जो है इसको टेंशन लगाएगा, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, ये क्लियर है। तो आई थिंक वी हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कंप्लीट। और तो किसी से इंटरेक्शन है नहीं, और से इंटरेक्शन है वो फील्ड फोर्स के थ्रू होता है 2mg। अब बाकी स्ट्रिंग के ही कांटेक्ट में है और किसी के कांटेक्ट में है नहीं। m किसके किसके कांटेक्ट में है? एक तो ये सरफेस के कांटेक्ट में, सरफेस क्या कर रहा है? इसका मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। कैसे कंस्ट्रेन कर रहा है? बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेंड। तो सरफेस से इंटरैक्ट कर रहा है, सरफेस का इंटरेक्शन जो है यहाँ n से दिखा दिया हमने। और किससे इंटरैक्ट कर रहा है? स्ट्रिंग से कर रहा है, स्ट्रिंग से कर रहा है, स्ट्रिंग से कर रहा है। ठीक है जी, ओके फाइन। नाउ व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? मान लो 2m जो है x डिस्टेंस नीचे जा रहा है, मान लो 2m जो है x डिस्टेंस नीचे जा रहा है, तो m कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा बताओ? अगर 2m x डिस्टेंस वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो m जो है इंक्लाइन के ऊपर कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा? इंक्लाइन के अलोंग कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वो निकालने का कोशिश करिए पहले। मान लो ये 2m जो है x डिस्टेंस नीचे आया, मान लो कि 2m जो है x डिस्टेंस नीचे आया। अगर 2m x डिस्टेंस नीचे आया तो ये पुली भी x डिस्टेंस नीचे आएगा, ये पुली भी x डिस्टेंस नीचे आएगा। If the 2m comes x distance downward, then pulley will also come x distance downward. और x distance downward आने के लिए एडिशनल स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट कितना होगा? एडिशनल स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट, पहले तो यहाँ तक यहीं से स्ट्रिंग घूम गया ना जी। अब मान लो ये पुली अगर x डिस्टेंस नीचे आएगा, 2m x डिस्टेंस नीचे आया तो पुली भी x डिस्टेंस नीचे आएगा। तो एडिशनल लेंथ रिक्वायर्ड कितना हुआ? x और x 2x। अब ये 2x इधर से तो आ नहीं सकता, इधर तो क्लैम्ड है, धागा जो इधर तो बंधा हुआ है खूंटे में, तो जो भी धागा का एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो इधर से ही आ सकता है ना। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये पुली x डिस्टेंस नीचे जाता है, या हम कहें कि 2m जो है x डिस्टेंस नीचे जाएगा, तो ये जो है वो 2x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तभी इतना धागा फ्री होकर यहाँ आएगा ना। स्ट्रिंग तो देखो, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, तो ये जो 2x एडिशनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड हुआ वो इधर से नहीं आ सकता क्योंकि इधर क्लैम्ड है। तो जो भी स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट है वो इधर से फुलफिल होगा, तो इसका मतलब m जो है 2x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। ठीक, तो जो रिलेशन आपका डिस्टेंस मूव्ड में है वही रिलेशन वेलोसिटी में होगा, वही रिलेशन एक्सेलरेशन में होगा। दैट मीन्स इफ द एक्सेलरेशन ऑफ 2m इज से a, then acceleration of m will be 2a, right? If acceleration of 2m is a, then acceleration of m will be 2a. Why? Because if 2m moves by a distance of x, then m moves by a distance of 2x. So same relation will be there between velocities also and acceleration also. ठीक है, तो ये ड्रा कर लिया हमने। अब ऑब्जर्वर ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ बाहर लो, इनर्शियल ऑब्जर्वर जो दोनों को मूव करता हुआ देख रहा है। तो एक्सेलरेशन का भी डिस्कशन हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रा कर लिया। अब क्या करना, ऑब्जर्वर हमने इनर्शियल ले लिया, अब आप वो ले लो, क्या उसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा चूज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेज जो है वो एक्सिस के लॉन्ग आ जाए और एक्सेलरेशन भी एक्सिस के लॉन्ग आ जाए। तो यहाँ 3 फोर्स है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले लेते हैं तो क्या होगा, 3 में से 2 फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा और 2a भी एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा। कोशिश यही करना है, क्योंकि जो फोर्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं आएगा वो रिजॉल्व होगा। तो कम से कम रिजोल्यूशन करना पड़े फोर्सेज का, कम से कम फोर्स को रिजॉल्व करना पड़े, उतना मैथमेटिकली सिंपलर इक्वेशन जनरेट होगा न्यूटन सेकंड लॉ लगाते समय। ठीक है, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ तो सीधे ऐसे ही ले लो सिंपल। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो यहाँ ले रहा हो जरूरी नहीं कि यहाँ ले, जैसे यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके ले लिया, यहाँ पे अलग लिया, यहाँ इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक्स ले लिया है। ऑफ कोर्स एक ही एक्सिस का चॉइस रहेगा, दूसरा एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही लेना है हम लोग को। ठीक है,
Okay, fine. So we have drawn the axis. Once you draw the axis, now you can write the Newton's second law. Newton's second law लिख लीजिए आप. एक्सिस इसलिए ड्रॉ करना पड़ता है क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई. अब एफ एक्स और ए एक्स और एफ वाई और ए वाई तब तक नहीं डिफाइंड होगा जब तक आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बताते हैं. हाउ कैन यू टॉक अबाउट एफ एक्स व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज एक्स एक्सिस? So x axis and y axis has to be defined. Only then we can talk about fx and ax or fy or ay. ठीक है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, दो इट इज ए वेक्टर इक्वेशन, बट यूजुअली वी डोंट अप्लाई इट वेक्टोरियली, वी राइट इट इन दिस फॉर्मेट. स्केलर फॉर्म में इसको x एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे लिख देते हैं हम लोग. तो ये चीज तभी डिफाइंड होगा जब आप x और y एक्सिस डिक्लेयर करेंगे. व्हाट इज माय एक्स एक्सिस, व्हाट इज माय वाई एक्सिस. एक्स और वाई एक्सिस जब तक नहीं बताओगे, हाउ कैन यू टॉक अबाउट एफ एक्स एंड एफ वाई? दैट्स व्हाई द एक्सिस नीड टू बी डिफाइंड, डिक्लेयर्ड. तो ये थोड़ा सा इसको मिस करता है लोग, है ना, सो कॉल्ड बिग एंड फेमस टीचर्स. ठीक है, बट इसको मिस नहीं करना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है, एक्सिस ड्रॉ कर लिया. अब आप न्यूटन सेकेंड लॉ लिख सकते हैं. ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 डिग्री एंगल होगा. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे 30 डिग्री एंगल है. दिक्कत हो पूछना, ये ज्योमेट्री है, सिंपल है ना. ओके, सो नाउ लेट्स राइट न्यूटन सेकेंड लॉ. यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? टोटल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, and that is equal to mass into acceleration. Mass is 2m and acceleration is a. Right? यहाँ आ जाइए. x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है. So what is net force in y direction? n. और mg चूंकि x और y दोनों के अलॉन्ग लाई नहीं कर रहा है तो mg has to be resolved. mg को x और y दोनों के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में n लग रहा है, नेगेटिव y डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg का एक कॉम्पोनेंट, दैट इज mg cos 30, which is 0, right? और एक्सेलरेशन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है. सो व्हाट इज नेट फोर्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन? टोटल फोर्स एक्टिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स एक्टिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन. और नेगेटिव x डायरेक्शन में क्या होगा? mg का एक कंपोनेंट आएगा, mg sin 30, and that is equal to m into 2 है. ठीक, okay. All this can be written as t minus mg by 2. चलो थोड़ा इधर कलर दिख नहीं रहा ये वाला. चलो यहां लिख लेते हैं. t माइनस mg by 2. ठीक, ये 2 काट दो यार, ये 2 कट गया. क्या आ गया? mg माइनस टी mg माइनस टी इक्वल्स टू m है. क्या निकालना है तुमको? एक्सेलरेशन ऑफ मास m. एक्सेलरेशन ऑफ मास m जो है 2a है. चलो 2a निकाल लेते हैं. जोड़ दो इसको, mg में से mg by 2 घट जाएगा तो mg by 2 बच जाएगा. क्या आ जाएगा? 3m है. तो mm will cancel out and a will be g by 6. तो 2m का एक्सेलरेशन तो 2a है ना, m का एक्सेलरेशन 2a है, तो ये आ जाएगा g by 3. So g by 3 will be the acceleration. g by 3 will be the acceleration. क्लियर है? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं. कोई कुछ भी याद नहीं करना है, कोई ट्रिक्स नहीं है, सिंपली केवल कॉन्सेप्ट है. g by 3. ठीक है, g by 3 इज करेक्ट आंसर. g by 3 इज करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे चले. ये क्वेश्चन पहले हम करवा रखे हैं. सूडो फोर्स कंटिन्यूड करके एक टॉपिक है. सूडो फोर्स का 2 लेक्चर है, सूडो फोर्स एंड सूडो फोर्स कंटिन्यूड.
उसे बहुत डिटेल में मैंने करवा रखा है, दो दो ऑब्जर्वर लेके करवा रखा है। एक ऑब्जर्वर हमने यहां लिया है, दो दो ऑब्जर्वर लेके काफी डिटेल में, क्योंकि उसमें हमको थ्योरी पढ़ाना था। आई टू के एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल टू टीच यू द थ्योरी। तो जो थ्योरी पढ़ाते समय जो एग्जाम्पल लेते हैं ना, उसको काफी डिटेल में करवाते हैं। ठीक है, ये भी करवा रखा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर लेके भी करवा रखा है, काफी डिटेल में करवा रखा है। आप देखिए उस वीडियो को, यू सी द वीडियो। सूडो फोर्स कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी है, टी विद्या लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, और ऐप पे भी है, यूट्यूब चैनल का नाम, देखना उसको, है ना। ये एक्चुअली एग्जांपल लिया था समझाने के लिए क्या क्या सूडो फोर्स होता है। तो आई हैव डन इट इन ग्रेट डिटेल। सी दिस वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, ये क्या लिया है, एक्सेलरेशन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अच्छा, तीनों में निकालना है, एक्सेलरेशन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी निकालना है। चलो निकालते हैं, क्या दिक्कत है। पहले एक एक करके करते हैं, पहले ए पार्ट करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है, कुछ है थोड़ी इसमें। आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए, आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए। ठीक है, दोनों ही जो है, दोनों ही अर्थ से इंटरैक्ट कर रहा है। तो अर्थ का इंटरेक्शन डिनोट कर देंगे इससे, बोथ आर इंटरेक्टिंग विद द अर्थ। सपोज को टेंशन इन द रोप इज टी, सेम रोप है हर जगह, टेंशन टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, आप ध्यान दो, ये क्या आ गया इधर, यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, अभी हम बताए थे, ये देखो इस रोप को बताया था, ये टी है, टी है, 2T हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, ये पूरा देखो, ठीक है, 2T हो जाएगा। वही चीज यहां भी यूज कर लेंगे, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम लोगे ना, इस पुली का, इस पुली का जब फ्री बॉडी डायग्राम लोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये पुली है तुम्हारा, और ये इस पे ये टेंशन फोर्स लग रहा है, एक टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, एक ये नीचे लग रहा है, सपोज को टी डैश है। ठीक, अब पुली तो मासलेस है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली इज व्हाट, 2T minus T dash, and that will equal to mass into acceleration, but mass of pulley is 0, so mass into acceleration will also be 0. That means T dash is 2T. एक और बता दिया, अब आगे नहीं बताएंगे, आगे आप ऐसे ही इसमें भी कर लेंगे, है ना। ये T है तो ये 2T हो जाएगा। ठीक, सो कीप इट इन माइंड दिस थिंग्स, दिमाग में रखिए। ओके, लेट्स गो अहेड। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम और ए का ऊपर स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, टी हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये टेंशन बी जो स्ट्रिंग से इंटरेक्ट कर, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या हो जाएगा, ये टी है, टी है, ये 2T हो जाएगा, अभी बताए थे आपको। ओके, सो दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, अब देखो आप, अब एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। इफ सपोज 5 kg मूव्स डाउनवर्ड बाय डिस्टेंस ऑफ x, अगर ये b जो है, b मास, b बॉडी जो है, वो मान लो x डिस्टेंस डाउनवर्ड मूव करता है, if b मूव्स डाउनवर्ड बाय डिस्टेंस ऑफ x, दैट मीन्स दिस पुली, ये जो पुली है हैंगिंग पुली, ये भी x डिस्टेंस नीचे जाएगा। मान लो ये हैंगिंग पुली x डिस्टेंस नीचे जाता है, दिस हैंगिंग पुली मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ x, ये आपका x डिस्टेंस नीचे गया सपोज करो। सो व्हाट इज एडिशनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड,
जो एडिशनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, x और x 2x। अगर पुली नीचे जाएगा तो इधर भी x बढ़ेगा, इधर भी x बढ़ेगा, तो 2x एडिशनल लेंथ रिक्वायर्ड होगा। और वो एडिशनल इधर से तो आएगा नहीं, इधर तो क्लैंप है आपका, इधर जो रोप है वो क्लैंप है, तो इधर से तो कुछ भी नहीं आने का है, जो भी आएगा वो इधर से ही आएगा, लेफ्ट साइड से, यही वाला मूव करके इधर आएगा ना, x यहाँ आ जाएगा, x उधर जाके चला जाएगा, स्ट्रिंग स्लिप कर सकता है पुली के ऊपर। तो ये जो 2x एडिशनल लेंथ रिक्वायर्ड है दैट विल कम फ्रॉम, वो ऑफकोर्स इस पुली का इधर वाला ब्रांच से तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये क्लैंप है आपका यहाँ से, तो यहाँ से 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं आएगा, जो भी आएगा इधर से ही आएगा, इधर से आएगा। इसका मतलब ये जो a है इट विल गो अप बाय डिस्टेंस ऑफ 2x, नहीं तो अगर ये b जो है x डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये जो पुली ब्लॉक नंबर a जो है वो 2x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। और वही रिलेशन वेलोसिटी और वही रिलेशन एक्सेलरेशन में हो जाएगा कि अगर ये ब्लॉक b जो है अगर a से एक्सेलरेट करेगा तो ब्लॉक b अगर a से एक्सेलरेट करेगा तो ब्लॉक a जो है 2a से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। यानी ब्लॉक b अगर a से एक्सेलरेट किया तो ब्लॉक a जो है वो 2a से एक्सेलरेट करेगा, ठीक, क्लियर है। सो वी हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम एंड वी हैव गॉट द आइडिया ऑफ एक्सेलरेशंस आल्सो। फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया और एक्सेलरेशन का भी आइडिया लग गया, ठीक है। नाउ लेट्स राइट न्यूटन सेकंड लॉ। एक्सिस ड्रॉ करने का ऐसा नीड नहीं है, बट लेट्स ड्रॉ इट एज अ मैटर ऑफ हैबिट, है ना। तो व्हाट इज नेट फोर्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर बी, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 5g माइनस 2t इक्वल्स टू 5a। ए के बारे में, ए का एक्सेलरेशन ऊपर है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, t माइनस 5g एंड एक्सेलरेशन इज 2a। अगर b का एक्सेलरेशन a है तो a का एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, ठीक। क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये 1 है, ये 2 है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2, तो ये भी 2t हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, समझ रहे हैं आप, ये ट्वाइस ऑफ 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 2t हो गया, सॉरी दिस विल बी ट्वाइस ऑफ t, ये 10 हो जाएगा, और इधर भी ट्वाइस से गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 से, और जोड़ दोगे सो व्हाट विल यू गेट, ये 2t कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस 5g। माइनस 5g का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन हमने लिया है उसके उल्टा होगा एक्सेलरेशन, मतलब जो हमने जो एक्सेलरेशन अज्यूम कर लिया ना डायरेक्शन वो गलत है, ठीक है। सो वी गेट a एज माइनस g/5। माइनस g/5 आने का मतलब ये है कि हमने जो एक्सेलरेशन अज्यूम किया था वो करेक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन अज्यूम किया था उसके उल्टा एक्सेलरेशन है एक्चुअली, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको, हम कह सकते हैं ए क्या आ रहा है, ए हमारा माइनस g/5 आ रहा है। सो हम लोग अगर बोलते हैं कि b is moving downward by acceleration of minus g/5 is same as saying b is moving upward with acceleration g/5। कॉलिंग इट कोई गलती नहीं हुआ है यार, सब सही है। अगर हम लिखते हैं कि b जो है नीचे की तरफ जा रहा है माइनस g/5 एक्सेलरेशन से, सो इट इज सेम एज सेइंग b is moving upward by an acceleration of g/5। If I say I am moving towards this wall with a velocity of say minus 10 meter per second, it is same as saying I am moving away from the wall in backward direction with a velocity of 10 meter per second। बात समझ रहे, मतलब कॉलिंग दिस कि b जो है नीचे की तरफ जा रहा है माइनस g/5 एक्सेलरेशन से,
वो सेम एज सेइंग है कि b इज मूविंग अपवर्ड विथ g/5 एक्सेलरेशन, ठीक है। तो a इज माइनस g/5 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज सेम एज g/5 इन अपवर्ड डायरेक्शन. So b is moving upward by g/5 and a is moving downward by 2g/5. 2a will be what? 2g/5 downward. a का अगर पूछ रहा है ना, a is 2g/5 downward and b is g/5 upward. a is block A is moving by acceleration of 2g/5 downward and b is moving upward by an acceleration of g/5. g/7 आ रहा है. हम्म 5 kg g/7 कैसे आएगा? कुछ सवाल में एरर हो रखा है. ये एक्चुअली क्वेश्चन में ना, ये 5 kg है और ये 4 kg है. ये 4 kg है. क्वेश्चन में जो है एरर है, ये 5 kg है 4 kg, इसको भी चेक कर लें. 2 kg 5 kg ये ठीक है. 1 kg 2 kg, तो ये 5 kg है और ये 4 kg है. तो आई थिंक उसी की वजह से आंसर जो है ना गलत आ गया है. तो कोई नहीं, 4 kg है तो ये 4g हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 4g. कर लेते हैं, कोई नहीं, ये एडिट कर दिया जाए. 4g है ये, तो 4g होगा तो 6 हो जाएगा. ये 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है. तो क्या आ जाएगा? बाकी तो सब ठीक लग रहा है. So this will be 4g minus 10g minus 6g and 24. So a is minus g/4. Hmm. 4g नहीं, ओके. यहाँ एडिट नहीं करना, यहाँ एडिट करना, नीचे वाला में एडिट करना था. फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं. ये ऊपर वाला बी का इक्वेशन था, बी वाला तो सही था. फिर से इसको इक्वेशन लिख लेते हैं. एरर पता है कहाँ रहा? एरर जो मास लिया ना, उसमें मेरा टाइपिस्ट लोग गलत टाइप कर दिया है. ए का क्या हो जाएगा? टी माइनस नेट एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन हमने लिया था, जो अपवर्ड डायरेक्शन ही लेके रखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे. टी माइनस 4g इज 4 × 2 है, ठीक है. और बी का डाउनवर्ड लिया तो डाउनवर्ड ही लिया रहो, कोई दिक्कत नहीं है. 5g माइनस 2t इज 5 है, ठीक है. अब इसको 2 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 2t माइनस 8g इज 4 दूनी 8 दूनी 16 है. अब इसको एज इट इज लिख देंगे, है ना. 5g माइनस 2t इज 5. अब जोड़ दीजिए. अब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5g माइनस 8g इज माइनस 3g. 16 5 21 है, मतलब a विल बी माइनस g/7. b का एक्सेलरेशन नहीं है इन अपवर्ड डायरेक्शन, विच इज सेम एज सेइंग g/7 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन.
तो b का एक्सेलरेशन हो जाएगा g/7 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, b बाई सॉरी मतलब अच्छा हमने डाउनवर्ड लिया था ना हमने, हाँ हमने इसको डाउनवर्ड लिया था, तो ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन है g/7 डाउनवर्ड विच इज सेम एज सेइंग g/7 अपवर्ड। तो ये g/7 अपवर्ड है और ये एक्चुअली इसको हमने अपवर्ड लिया था, ये डाउनवर्ड है एक्चुअली 2g/7 डाउनवर्ड, ठीक है, ठीक, अब मिल जाएगा या ठीक। ए का एक्सेलरेशन 2g/7 डाउनवर्ड और बी का एक्सेलरेशन g/7 अपवर्ड, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ये देखिए, अब ए और बी फिर से इसका लिखो, फ्री बॉडी डायग्राम लिखो बी वाला पार्ट का, ए अब बी दोनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हमने दिखा दिया, ए है और ये बी है ना, तो अर्थ के साथ इंटरेक्शन को हमने इस तरह से दिखा दिया 5g एंड 2g, वेट अर्थ अट्रैक्ट बोथ द बॉडी विथ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, ठीक है। अच्छा ये टेंशन T है, ये टेंशन T हो तो ये 2T हो जाएगा, सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। 5 kg और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग से कर रहा है, तो स्ट्रिंग जो है 2T फोर्स लगा रहा है, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, तो 5 kg के लिए स्ट्रिंग जो है अपवर्ड है, तो 2T फोर्स अपवर्ड लगा दिया। अच्छा 2 kg और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सरफेस से स्टार्ट कर रहा है, सरफेस क्या कर रहा है, 2 kg का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, कैसे कंस्ट्रेन कर रहा है, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। ए और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के साथ कर रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन जो है, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, ये आ गया, ठीक। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। अब जरा एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देखिए, अगर मान लो बी एक्स डिस्टेंस नीचे जाता है, इफ बी मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बी अगर एक्स डिस्टेंस नीचे जाएगा तो जो पुली है हैंगिंग पुली ये वाली, वो भी एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा, ये हैंगिंग पुली भी जो है एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आएगा तो एडिशनल स्ट्रिंग कितना रिक्वायर्ड होगा, एडिशनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज रिक्वायर्ड इज x on this side and x on this side, 2x length, additional जो length of string required होगा वो x plus x, 2x length of string will be required, 2x length of string will be required if b comes downward by a distance of x, b अगर x distance downward जाएगा तो जो पुली है वो भी x distance नीचे जाएगा, ठीक है, हैंगिंग पुली, और हैंगिंग पुली जो x distance नीचे आएगा तो कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगा, x on this side and x on this side, so total 2x length of string will be required, और ये 2x length of course यहां से तो आएगा नहीं क्योंकि यहां तो क्लैंप है तुम्हारा, तो इस साइड से तो कुछ भी नहीं आने का है, जो भी स्ट्रिंग आएगा वो इधर से आएगा, ठीक है। तो अगर ये 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगा तो ये इधर से आएगा, इसका मतलब है जो 2 kg मास है वो 2x डिस्टेंस मूव करेगा, इट मीन्स अगर 5 kg मास जो है, 5 kg बॉडी जो है अगर x डिस्टेंस नीचे आ रहा है तो 2 kg मास जो है वो 2x डिस्टेंस राइट में जाएगा, 2x डिस्टेंस राइट में जाएगा, इज इट वेरी क्लियर, ठीक है। सो इफ b एक्सेलरेट बाय से a, then a will accelerate by 2a, ठीक है, a will accelerate by 2a. Now we can draw the coordinate system x and y, and here also x and y, ठीक है, okay. Now let's write Newton's second law, b के लिए Newton's second law, b किधर एक्सेलरेट कर रहा है, डाउनवर्ड, so what is net force in downward direction, 5g minus 2t equals to 5,
नाउ व्हाट अबाउट ए, 2 kg मास, 2 kg मास वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, that is n minus 2g is going to be 0, और horizontally what is net force towards positive x axis, acceleration positive x axis से towards है, so what is net force to in positive x direction, t, and acceleration is 2a, so twice into 2a, that means t is 4a, इसको twice कर देंगे, दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, तो 2t will be what, 8a, ठीक, जोड़ दोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, you'll have 5g equals to 13a, so a is 5/13, 5/13, that means your b is coming down by an acceleration of 5g/13 and a is moving towards right by acceleration of, here you have g, right, g, और ये कितना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, 10g/13, ठीक है, ठीक है, b is going down with 5g/13 over 10g/13, ठीक, ओके, सी वाला कलर, सी वाला ए जैसा ही है, बट चलो करते हैं, मान लो टेंशन टी है इसमें, टी इज द टेंशन, टी इज द टेंशन, टी इज द टेंशन, इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए, 2 kg का 1 kg का, ए बी दोनों ही अर्थ के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये हो गया 1g, ये हो गया 2g, दोनों ही स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 2 kg जो है टेंशन अपवर्ड होगा, स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है, और 1 kg पे भी टेंशन अपवर्ड होगा, लेकिन वो टेंशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t होगा, इसमें अगर t है तो इसमें 2t हो जाएगा, ठीक है, तो b पे टेंशन 2t लगा, ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि 2 kg नीचे आ रहा है, 1 kg ऊपर जाएगा, ऑफकोर्स 2 kg अगर नीचे आएगा तो ये पुली जो है वो ऊपर जाएगा, है ना, ये जो पुली हैंगिंग पुली है ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये हैंगिंग पुली ऊपर जाएगा, मान लो कि ये हैंगिंग पुली जो है, सपोज करो दिस हैंगिंग पुली मूव्स अपवर्ड, सपोज द हैंगिंग पुली moves upward by distance of x, that means 1 kg will move upward by distance of x, 1 kg will move upward by distance of x, ठीक है, so if this pulley moves by distance of x in upward direction, it means जो यहाँ x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और ये x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब तो स्ट्रिंग यहीं से घूम के चला जाएगा ना, तो कितना स्ट्रिंग फ्री हुआ, x यहाँ और x यहाँ, और ये जो 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो फ्री हुआ वो कहाँ जाएगा, इधर तो जा नहीं सकता, क्लैंप है, ऑफ कोर्स ये इधर से घूम के यही नीचे आएगा ना, फिर ये जो जब मान लो ये पुली ऊपर जा रहा है, ये नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स पुली ऊपर जाएगा, तो हम कह रहे हैं पुली मान लो x डिस्टेंस अपवर्ड गया, पुली अगर x डिस्टेंस अपवर्ड जाएगा तो b भी x डिस्टेंस अपवर्ड जाएगा, तो b अगर x डिस्टेंस अपवर्ड जाएगा, पुली x डिस्टेंस अपवर्ड गया, तो x इधर से x जैसे फ्री हो गया स्ट्रिंग, x 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गॉट फ्री, बिकॉज ये यहीं से टर्न लगे जाएगा, तो ये 2x लेंथ किधर जाके अपीयर होगा, ऑफ कोर्स यहाँ जाके अपीयर होगा, इधर तो क्लैंप है तुम्हारा, यानी ये जो a मास है वो 2x डिस्टेंस डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग a लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में b का, तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ में आ रहा, जो रिलेशन ये इनके डिस्प्लेसमेंट में होंगे वही रिलेशन एक्सेलरेशन में होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ही तो है, ठीक है, तो यानी कि इफ b मूव्स अपवर्ड बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ a, then a will move downward by acceleration of 2a. I hope it is clear. Now
वी गॉट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है हमने, और न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लीजिए। बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही फोर्स निकालना है हम लोग को, ध्यान रहे, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, 2t माइनस जी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 kg है ना जी, 1 इंटू ए जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2g माइनस टी इक्वल्स टू, ए का मास क्या है 2 है, एक्सेलरेशन क्या है 2 है, ठीक है। इसको ट्वाइस से गुना कर देंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 4g माइनस 2t, 2 दूनी 4 दूनी 8 है। अब ये 1 हो गया हमारा, ये हमारा 2 हो गया, जोड़ दीजिए आप, क्या आ जाएगा 3g इक्वल्स टू 9 है। सो a इज g/3, that means your b goes up with g/3 and a comes down with 2g/3 acceleration, 2g/3 acceleration, ठीक, गुड, कर लिया हम लोगों ने। कितना टाइम हो गया जी, 56 मिनट का वीडियो बन गया, चलो ठीक है। ये तो है क्वेश्चन, ये है, अच्छा इसमें ये भी हमने 2 तो करवा रखा है थ्योरी में, तो उसको नहीं करवाएंगे, चलो ठीक है, चलो ठीक है, करा जाए, थकना नहीं है। देखिए इसका पूछा है एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन पूछा है, जहां जहां स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम रहेगा। तो अगर मान लो इसका टेंशन T1 लेते हो तो ये भी T1 रहेगा, यहाँ स्ट्रिंग डिफर कर गया, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ बना रखा है, ये सीधा ही होगा, समझे, ये थोड़ा सा ये डाउन बनाता, मतलब तो कुछ ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, कोई नहीं, समझ गया ना कैसे क्यों ऐसे है, तो ड्राइंग में गड़बड़ कर रखा है लोगों ने। तो ये अगर T2 होगा तो ये भी T2 होगा, ठीक है। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, पहले तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल द 3 ऑब्जेक्ट। 50 ग्राम का पहले एक बार क्वेश्चन चेक कर लिया जाए, है ना, नहीं तो फिर पिछले बार जैसा गड़बड़ हो जाएगा। 50 ग्राम, 100 ग्राम और 500 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम का पहले ड्रॉ, 50 ग्राम तीनों का ही ड्रॉ करना है, 50 ग्राम, और क्या है 100 ग्राम, और 500 ग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है हम लोग को, वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। 50 ग्राम मतलब क्या, 0.05 जी, और एक ऊपर टेंशन T2, है ना, ग्रेविटी से तो तीनों ही इंटरेक्ट कर रहा है ना, ऑल ऑफ देम आर इंटरेक्टिंग विद ग्रेविटी, 0.1 जी एंड 0.5 जी, ठीक है। 50 ग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम तो यही हो गया। 500 ग्राम का एक ऊपर टेंशन लगेगा T1, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, 500 ग्राम का भी हो गया। ये दोनों ग्रेविटी और टेंशन से इंटरेक्ट कर रहा है, टेंशन T1 और T2 ले लिया है। अब 100 ग्राम का निकालो, 100 ग्राम का क्या हो जाएगा, 100 ग्राम का जो है
एक तो ये सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, सरफेस का डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है। कैसे कंस्ट्रेन कर रहा है? बाय एग्जर्टिंग नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन मोशन कंस्ट्रेन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक, फिर ये दोनों स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है। तो एक स्ट्रिंग ऊपर है और एक स्ट्रिंग नीचे है। ठीक है, ओके, ठीक। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो। अच्छा, एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। मान लो सपोज करो ये एक्सेलरेशन इसका ए है, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो इसका भी ये हो जाएगा। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये भी ऊपर टर्न आएगा। तो एक्सेलरेशन तो तीनों का सेम ही रहेगा, है ना, डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। तो ये जितना नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और उसी एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, भारी है 500 ग्राम है तो इसलिए इसको ले लिया नीचे। अगर कोई ऊपर भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, गलत नहीं होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर ड्रॉ कीजिए। जैसे ये दोनों में तो चलो क्लियर, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते उसमें 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्सेस के लॉन्ग आ जाए और एक्सेलरेशन भी एक्सेस के लॉन्ग आ जाए। अब यहाँ देखो 4 में से 3 फोर्स एक्सेस के लॉन्ग आ गया और एक्सेलरेशन भी एक्सेस के लॉन्ग आ गया। ठीक है, ठीक, ओके। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। फाइन। अब हम लोग इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देंगे। 50 ग्राम एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, व्हाट इज नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन? T2 minus 0.05 g equals to mass into acceleration 0.05 a. 500 gram acceleration downward s, what is net force in downward direction? 0.5 g minus T1 equals to 0.5 a. What about 100 kg? Y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, Y डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, so net force in Y direction will be 0. So net force in Y direction is 0. That means n minus 0.1 g cos 30 will be 0. Net force in Y direction is 0. और एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, so what is net force in positive x direction? Net force in positive x direction is total force in positive x direction माइनस टोटल फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक तो T2 है और एक 0.1 g का कंपोनेंट भी है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दैट इज माइनस साइन 30 डिग्री, सॉरी नॉट 0.1 a। ठीक, दिस इज योर इक्वेशन 1, this is 2 and this is 3. अब 1 2 3 ऐड कर दो, ऐड 1 2 and 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ T2 है, यहाँ माइनस T2 है, यहाँ माइनस T1 है, यहाँ T1 है, तो क्या हो जाएगा बताओ। ऐड कर दोगे तो 0.05 g प्लस 0.5 g माइनस 0.1 g अपॉन 2। 0.1 g upon 2 means 0.05। 0.1 का आधा क्या हो जाएगा 0.05 इक्वल्स टू 0.05 0.5 0.55 और 0.55 0.1 0.65। ठीक है ना, 0.5 0.1 0.65। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये ऐड होके 0.1 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 0.4 हो जाएगा, सॉरी। तो A इज 40/65 g और नियर 40
13 5 65, 8/13। ठीक, ठीक होना ही है कि कहीं कॉन्सेप्ट में एरर कहीं नहीं रहेगा। हमेशा यही तरीका होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कीजिए, एक्सेलरेशन एनालाइज कीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कीजिए और इक्वेशन ऑफ मोशन लिख डालिए, कोई एरर नहीं होगा। कैलकुलेशन एरर चेक कर लेना है बार बार, है ना, थोड़ा सा 1-2 बार। ओके, आगे चले। ये देखिए क्या बोल रहा है। A monkey of 15 kg is climbing on a rope with one fixed end to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply on the rope? If the rope is 5 meter long and monkey start from rest, how much time will it take to reach the ceiling? रोप क्लाइंबिंग के बारे में मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, रोप क्लाइंबिंग कैसे करते हैं। जब भी हम लोग रोप क्लाइंबिंग करते हैं तो रोप को नीचे की तरफ पुल करते हैं। जब आप रोप को नीचे की तरफ पुल करोगे तो रोप आपको ऊपर की तरफ पुल करेगा। जितना रोप को आप नीचे की तरफ पुल करोगे उतना ही रोप आपको ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो अगर आपको रोप क्लाइंबिंग करना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम। द मिनिमम फोर्स यू शुड अप्लाई शुड बी इक्वल टू योर वेट। कि आप अपने, मान लो कोई आदमी 50 kg का है तो 500 न्यूटन हो गया ना वेट उसका, तो कम से कम 500 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो रोप भी उसको 500 न्यूटन से ऊपर पुल करेगा। आप रस्सी को 500 न्यूटन से नीचे पुल करेंगे तो रोप भी आपको 500 न्यूटन से ऊपर पुल करेगा और फिर आप जस्ट क्लाइंबिंग करेंगे। जैसे फिर से आपको हम रिवाइज करवाते हैं। ये मान लो तुम्हारा सीलिंग है और ये सपोज किया जाए रोप है। रोप बहुत डार्क हो गया, मान लो ये रोप है और कोई आदमी जो है सपोज करो खड़ा है यहाँ सरफेस पे और रोप क्लाइंबिंग करना चाहता है। तो रोप क्लाइंबिंग करना है तो उसका सीधा तरीका क्या है, रोप को तुम नीचे पुल करो। जितना फोर्स तुम रोप पे लगाओगे वही रोप का टेंशन हो जाएगा। जितना फोर्स आप रोप पे लगाएंगे वही रोप का टेंशन हो जाएगा। तो जितना फोर्स से आप रोप को नीचे पुल करेंगे, जितना फोर्स लगाएंगे वही रोप का टेंशन हो जाएगा। तो जितना फोर्स से आप नीचे उसको पुल करोगे रोप आपको उतना ही फोर्स से ऊपर पुल करेगा। अगर टेंशन T है, इफ यू पुल द रोप विथ फोर्स F, then F will become tension in the rope. Tension in the rope will be F. T is the tension, T is the force with which you are pulling the rope. टेंशन क्या है, टेंशन इज द फोर्स विथ विच यू पुल द रोप। जितना फोर्स आप पुल करेंगे वही रोप का टेंशन हो जाएगा। तो आदमी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, तो एक तो ऊपर टेंशन T लग गया, इधर लग जाएगा mg, और सरफेस पे खड़ा है, मान लो सरफेस के अभी भी कांटेक्ट में है तो n फोर्स लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो अभी पुल ही कर रहा है, अभी क्लाइंब करना चालू नहीं किया है, उस केस में क्या होगा, n + t - mg विल बी 0। अगर अभी जमीन को छोड़ा नहीं है, दैट मीन्स द नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मैन एंड द सरफेस। तो आप देखिए जितना फोर्स से आदमी रोप को पुल करेगा, मान लो फोर्स से पुल कर रहा है तो उतना ही टेंशन अधिक होता जाएगा। मान लो और फोर्स से पुल करते जाएगा तो टी बढ़ता जाएगा, टी बढ़ता जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन घटता जाएगा। मतलब जितना अधिक आप फोर्स लगाते जाएंगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कम होने का मतलब है कि आपका जो पैर है जमीन को धीरे धीरे जमीन से जो इंटरेक्शन है वो कम होता गया। जैसे ही आप फोर्स इक्वल टू योर वेट लगाएंगे वैसे ही टेंशन इक्वल टू mg हो जाएगा। जैसे ही आप अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएंगे, द मोमेंट you apply force equal to your weight, in that case T will be of course the force with which you are pulling the rope. जैसे ही T mg के बराबर होगा n will go to 0. n goes to 0 means you are about to leave the ground. You are about to leave the ground. जैसे ही आप फोर्स mg अपने वेट के बराबर लगा देंगे तो टेंशन जो है mg के बराबर हो जाएगा और उसके साथ नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब है कि यू आर नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, ठीक है, you are no longer in contact with the earth, so this will vanish.
द मोमेंट दिस वैनिसेस इट मीन्स यू कैन जस्ट क्लाइंब. जस्ट क्लाइंबिंग मतलब होता है क्लाइंबिंग विद जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है. और अगर आप फोर्स mg से भी ज़्यादा लगाएंगे then you will have net force acting on you in upward direction and then you will start accelerating. And you will start accelerating with acceleration. ठीक है. तो क्वेश्चन पे आ जाए. क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मंकी ऑफ 15 kg इज क्लाइंबिंग द रोप. ये रोप है. अब बंदर जो है ना इसको पकड़ के क्लाइंब कर रहा है. कुछ भी होता है बंदर का. ठीक. तो बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? If monkey is climbing the rope, what will be the free body diagram of monkey? What will be the free body diagram of monkey? ये मंकी है मान लो. मंकी अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है. मास कितना है जी? 15 kg. ठीक है. जितना फोर्स लगाएगा वही रोप का टेंशन हो जाएगा. तो ये टी मंकी पे किधर लगेगा? अपवर्ड. अब बोल रहा है कि इफ ही विशेस टू गो विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, यानी वो ऑफ कोर्स अपने वजन से ज्यादा फोर्स लगाएगा तभी टेंशन विल बी मोर देन 15 g. सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज t minus 15 g and that is equal to 15a. a आपको 1 दे रखा है. दैट मीन्स he must apply force. अगर g 10 ले लेते हैं तो 150 हो जाएगा. इधर 15 165 न्यूटन. वो 165 न्यूटन फोर्स लगाएगा. ठीक है. अगर g को हम 50 ले लेते हैं तो 10 ले लेते हैं तो इफ रोप इज 5 मीटर इन लेंथ, monkey start from rest, how much time will it take to reach the ceiling? a 1 है. कितना टाइम लगेगा? 1/2 at square is 5. a is 1, so t square is 10, so t is root 10. root 10 I think is 3.16 or so. ठीक है. ठीक है. सही है. root 10 ही लिख रखा. ओके. गुड. ठीक है जी. ये क्या है? ये देखो. Monkey is climbing on the rope that goes over the smooth light pulley and support a block of equal mass on the other end. मतलब अगर मंकी का मास m है तो इसका भी मास m है. बढ़िया है भाई. Show that whatever force the monkey exert on the rope, monkey and the block move in the same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, the separation will not change as the time passes on. Of course, the same acceleration होगा और रेस्ट पे है और एक्सेलरेशन सेम है तो हमेशा ही उनका पोजीशन भी सेम रहेगा. चलो पहले ये प्रूफ करते हैं. शो दैट व्हाटएवर फोर्स मंकी अप्लाई ऑन द रोप they will move in the same direction with acceleration, equal acceleration. मान लो मंकी जो फोर्स लगाएगा वही रोप का टेंशन हो जाएगा. So if T is the tension, that means T is the force which monkey is applying on the rope. T is the force which monkey apply on the rope. तो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? इधर मंकी है और इधर ब्लॉक है. दोनों का मास m है. तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए पहले, तभी तो आइडिया लगेगा. दोनों ही अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है. बोथ आर इंटरेक्टिंग विद अर्थ. ठीक है. और बोथ आर इंटरेक्टिंग विद द रोप आल्सो. सेम ही तो है. इफ टी इज मोर देन mg, अगर मंकी मान लो अपने वजन से ज्यादा फोर्स लगाता है उस केस में क्या होगा? मंकी ऊपर एक्सीलरेट करेगा. एंड इफ टी इज मोर देन mg देन ब्लॉक भी ऊपर एक्सीलरेट करेगा. फ्री बॉडी डायग्राम इज सेम. यू कैन सी हियर फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फर्क नहीं है. तो अगर t मोर देन mg होगा तो यहां भी t मोर देन mg होगा.
If t is less than mg, then here also t is less than mg. ठीक है. So if t is more than mg, then monkey will accelerate. What will be acceleration? That will be given by this. And same will be true here. अगर यहाँ t more than mg है तो यहाँ भी t भी more than mg होगा और ये acceleration आ जाएगा. तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम सेम ही है ना. तो अगर ये ऊपर एक्सीलरेट करे तो ये भी ऊपर एक्सीलरेट करेगा, ये नीचे एक्सीलरेट करे तो ये भी नीचे एक्सीलरेट करेगा. इट मीन्स अगर दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये अगर ऊपर एक्सीलरेट करे तो ये भी ऊपर एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि इसमें भी टी फोर्स ऊपर है और यहाँ mg नीचे फोर्स है. सो इफ टी इज मोर देन mg, then it will accelerate and acceleration will be given by this. अगर t more than mg here है तो यहाँ भी t more than mg होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा. इसका मतलब है कि अगर शुरू में दोनों रेस्ट पे हैं और आमने सामने हैं, तो एज अ टाइम passes on, both are going to accelerate in same direction with same acceleration, so they will remain together. शुरू में रेस्ट पे है तो आफ्टर टाइम t मंकी भी इतना मूव करेगा और मास भी इतना ही मूव करेगा. ठीक है, इसका मतलब है कि their separation will not change. उनका सेपरेशन नहीं बदलेगा ना. वर्टिकली सेपरेशन दोनों ही सेम डिस्टेंस मूव करेगा, दोनों ही सेम डिस्टेंस मूव करेगा. इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो अगर है तो एक्सेलरेशन भी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, शुरू में रेस्ट पे है, तो दोनों ही सेम डिस्टेंस मूव करेगा. तो दोनों के बीच का सेपरेशन कहाँ बदलेगा? नहीं बदलेगा. ठीक है, द सेपरेशन विल नॉट चेंज. क्लियर? ये सवाल कर चुके हैं. सी वीडियो ऑन प्रॉब्लम ऑन टेंशन. ये वीडियो देखिए, टी विद द लर्निंग ऐप. क्या आ रहा है? बार बार इधर आ जाता है. टी विद द ऐप नहीं, यूट्यूब चैनल ऑल्सो. टी विद द लर्निंग यूट्यूब चैनल भी है. ऐप भी डाउनलोड करिए, बहुत सा वीडियो फ्री है ना, देख सकते हैं. ऐप भी डाउनलोड करिए, है ना, देख लो. ये किए हैं, काफ़ी डिटेल में समझाया है. तो ये एक एग्जांपल था जिसके थ्रू हम रोप क्लाइंबिंग समझाते थे, समझाया मैंने. तो ये काफ़ी डिटेल में कर रखा है. सो सी दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन भी है प्रॉब्लम ऑन टेंशन. सी वीडियो ऑन वीडियो, सेम वीडियो में है, ये भी करवा रखा है काफ़ी डिटेल में. तो बार बार एक ही क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है ना. ठीक है, ये भी काफ़ी डिटेल में करवा रखा है. दोनों क्वेश्चन लिया था हमने टेंशन को समझाने के लिए. तो जो थ्योरी समझाने के लिए क्वेश्चन लेते हैं वो अच्छा खासा डिटेल में करते हैं. आई थिंक 2 ही क्वेश्चन बचा होगा मेरे ख्याल से, नहीं 3 है. चलिए ठीक. हाँ, ये देखिए क्वेश्चन. ए ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा and length L kept inside an elevator going up with uniform velocity v. Uniform velocity v is same as saying the elevator is at rest. But acceleration 0 होगा ना. Uniform velocity का मतलब है acceleration will be 0. ठीक है. Find the time taken by block to slide down the length of incline if it is released from the top of the incline. कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भाई. देखो, ये अगर हम लोग अंदर भी ऑब्जर्वर ले लें तो इनर्शियल ऑब्जर्वर ही है ना, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर ही रहेगा. क्योंकि जो एलिवेटर है, लिफ्ट जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऊपर जाने का मतलब है कि इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग. सो इवन दिस ही इज ऑल्सो इनर्शियल ऑब्जर्वर. और ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो अगर आप ये ब्लॉक यहाँ लेते हैं तो ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा? इससे सिंपल तो कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ना. your mg and your normal reaction. ठीक है, and you draw the coordinate system x and y is theta. So no acceleration vertically in y direction, so n minus mg cos theta is 0, and net force in x direction is mg sin theta, is mg sin theta, that is equal to mass into acceleration. So acceleration is what? g sin theta. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? L. So 1/2 AT square is L.
और 1/2 g sin theta t square is L, or you can say t is 2L by g sin theta under root 2. ठीक है, मुझे एक चीज में एक क्वेश्चन है क्यों, ये तो इजी है, इसको तो देने का कोई मीनिंग नहीं है ना, सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब लिफ्ट इज गोइंग अप विथ, आई थिंक ये कैच है नहीं, ये चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर कि भाई ये रिकॉग्नाइज कर पाते हो तुम कि नहीं। ठीक है, शायद इसी को टेस्ट करना चाह रहा है कि वी वेलोसिटी है, अरे एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन जीरो, राइट। तो सेम एज सेइंग कि इंक्लाइन प्लेन इज एट रेस्ट, एक ही बात है। ये देखो, कार इज स्पीडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सेलरेशन a. Consider following situation in the car. Ball is suspended from ceiling through a string and is maintaining constant angle with the vertical. Find the angle. Block is kept on a smooth incline and does not slip on the incline. Find the angle of incline with the horizontal. अच्छा, ठीक है, पहला केस देखते हैं। एक कार है, वो स्पीडिंग एक्सेलरेट कर रहा है ए से, और कार के अंदर जो है ना, कार के अंदर जो है सीलिंग से हमने एक सिंपल पेंडुलम टांग दिया, बॉल ही सस्पेंड है, बॉल सस्पेंड कर दिया, चलो बॉल सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ये कार के अंदर सिस्टम है भाई, ये कार है, ये कार का सीलिंग ही था तो सीलिंग से ही टांग देते हैं। ठीक है, चक्का लगा हुआ है कार में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बॉल इज सस्पेंडेड टू द सीलिंग एंड मेंटेन कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, मतलब रेस्ट पे रहेगा तो ऐसे रहेगा, अब बोला जो एक्सेलरेट कर रहा है ना तो कांस्टेंट एंगल वर्टिकल से एंगल मेंटेन कर रहा है, मेंटेनिंग कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। ये मैंने ड्रा कर दिया है आपको, जब एक्सेलरेशन जीरो है और जब मान लो एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो ये बोला कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल बना रहा है थीटा। अगर हम लोग ऑब्जर्वर अंदर ले लें, सपोज करो इफ आई टेक ऑब्जर्वर इनसाइड, देन इन दैट केस ये ऑब्जर्वर जो है कार को रेस्ट पे पाएगा, कार को रेस्ट पे पाएगा, और इसको क्या देखेगा कि ये कांस्टेंट एंगल बना रहा है वर्टिकल से, भाई कार रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, उसके लिए बॉब जो है इक्विलिब्रियम में हो गया ना एक तरह से, दिस बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, बॉब इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उस केस में इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करोगे तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा बताओ, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे आप बॉब का, तो एक तो फोर्स लग रहा है टेंशन, एक फोर्स तो ये लग गया टेंशन स्ट्रिंग, ठीक, एक mg, और चूंकि ये नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, चूंकि ये नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है तो एक सूडो फोर्स लगाएगा इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। जो नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर का फ्रेम है उसका जो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगाएगा एम ए इज ए सूडो फोर्स। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के लिए कार रेस्ट पे है, कार इज एट रेस्ट, कार इज नॉट एक्सेलरेटिंग, क्यों, क्योंकि ये कार का मोशन इनहेरिट कर रहा है तो कार को कभी मूविंग नहीं पाएगा, तो इसके लिए बॉब जो है इक्विलिब्रियम में है और ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लीजिए, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का केस है, so net force in x direction is what, t sin theta minus ma is 0 and t cos theta minus mg is 0। तो ये ma को राइट हैंड साइड ले लो, mg को राइट हैंड साइड ले लो और डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, tan theta equals to a by g, tan theta equals to a by g, right, so theta is what,
अगर आप ऑब्जर्वर बाहर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जर्वर बाहर लेते हैं उस केस में आप ये सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, यू वांट अप्लाई दिस सूडो फोर्स। तो उस केस में क्या होगा, आप कार को एक्सीलरेट करता हुआ देखोगे, आज साथ साथ कार का चूंकि मोशन है बॉब इनहेरिट करेगा, तो बॉब को भी राइट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता हुआ देखोगे आप। कार के साथ साथ कार का मोशन को इनहेरिट करेगा ना, वो कार के मोशन को इनहेरिट करेगा, ठीक है। उस केस में आपका फ्री बॉडी डायग्राम में सूडो फोर्स नहीं रहेगा, बट यू विल ऑब्जर्व दिस एक्सीलरेशन ए इन द बॉब, बॉल, हम पेंडुलम दिमाग में घुस गया है, बॉल। आप कार के साथ साथ ये बॉल को भी एक्सीलरेट होता हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऑफ बॉल आगे जाएगा ना कार के साथ साथ। तो ये इनर्शियल ऑब्जर्वर बाहर लेते हैं, ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर लेते हैं, तो वो कार को एक्सीलरेट होता हुआ दिखेगा, साथ साथ ये बॉल को भी एक्सीलरेट होता हुआ दिखेगा। तो उस केस में ये इक्वेशन क्या लिखेगा, वर्टिकली इक्विलिब्रियम है, तो टी cos थीटा माइनस mg इज 0, और हॉरिजॉन्टली ए एक्सेलरेशन, व्हाट इज नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन, t sin थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ma। सेम इक्वेशन आएगा, कोई अंतर नहीं है, सेम इक्वेशन आएगा, ठीक है। tan थीटा विल बी a बाई जी, यहां से भी आ जाएगा। तो आपके इच्छा है कि आप इनर्शियल लेते हो कि नॉन इनर्शियल लेते हो, यू टेक इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉन इनर्शियल, इट्स योर डिजायर, विश। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आई थिंक क्वेश्चन आंसर तो मैच कर ही जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। चलो ये वाला केस भी ले लेते हैं हम लोग। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल मान लो थीटा है, और यहां हमने यहां ब्लॉक रख दिया, मान लो मास एम का रख दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कार में रखा हुआ है, ठीक। अब कर रहा है, अच्छा कार जो एक्सीलरेट कर रहा है ऐसे, ठीक। मान लो हम कार के अंदर ही ऑब्जर्वर ले लेते हैं, ओ क्या देखेगा, क्योंकि ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। पहली बात वो कार को रेस्ट पे पाएगा, पहली बात वो कार को रेस्ट पे पाएगा, ठीक। इंक्लाइन प्लेन भी वो रेस्ट पे पाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक भी बोल रहा है कि एंगल ऐसा है कि ये ब्लॉक जो है स्लिप नहीं कर रहा है, तो ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में देखेगा इसको। तो ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दोगे तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा बताओ, क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ। एक तो फोर्स लग गया तुम्हारा mg, एक फोर्स लग गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, ठीक है। और नहीं, कुछ गड़बड़ है, ऐसे इंक्लाइन रहेगा तब तो स्लिप कर जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता स्लिप ना करे, ठीक है। या तो फिर इसको पलटी कर दो, या इसका एक्सेलरेशन को लेफ्ट ले लो, तभी जाके होगा, या तो कार का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लो, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। या तो इसको पलटी कर दो ऐसे, ठीक है, मतलब इंक्लाइन प्लेन को तुम ऐसे ले लो, ठीक है, तब एक्सेलरेशन इधर ले सकते हो। ठीक है, अगर इंक्लाइन पे ऐसा लिखे हो तो एक्सेलरेशन को तुमको इधर ले लो, तब हो जाएगा। एक्सेलरेशन जब इधर होगा तो इस ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट करने के लिए आप एक सूडो फोर्स लगाओगे। सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये ऑब्जर्वर कार के फ्रेम में है और कार एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से, कार एक्सेलरेटिंग में थे, ठीक है। तो सूडो फोर्स, इसका ऑब्जर्वेशन को आप के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना चाहते हो तो आपको अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए,
जिस डायरेक्शन में नॉन एयरसेल ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो नॉन एयरसेल फ्रेम लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो राइट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। इस केस में आपका जो मास जो है ना अंडर सर्टेन कंडीशन रेस्ट में रह सकता है। ठीक है, पहले जो लिए तो गलत था, समझ रहे ना, पहले अगर इधर एक्सीलरेट करेगा ना तो कभी भी आपका इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन बोल रहा है इक्विलिब्रियम में है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दिया, चूंकि हमने नॉन एयरसेल ऑब्जर्वर लिया है तो इसीलिए सूडो फोर्स ले रहे हैं, अदरवाइज सूडो फोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एक्स और वाई हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मान लो थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो द थिंग्स आर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है तो हम एक्स वाई से ऐसा क्यों लेते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं। डोंट टेक एक्स एंड वाई एक्सिस लाइक दिस, सब इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हम लोग जो है ऐसा एक्सिस लिया जाए ताकि जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाता है, ऐसे ले लो, ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, लिख रहा है ना व्हाट शुड बी एंगल ऑफ इनक्लिनेशन सच दैट block does not slip on the inclined plane. So the net force in y direction is n cos theta minus mg, that is 0. Net force in x direction will be ma minus n sin theta, so that is also 0. No acceleration in x direction, no acceleration in y direction, so n cos theta is mg from here, and from here n sin theta is ma. तो आप 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, tan थीटा इज a बाई जी, थीटा इज, ठीक। अगर आप ऑब्जर्वर बाहर ले लो, यहाँ लेते हो रोड पे, ये इनर्शियल हो जाएगा, इनर्शियल हो जाए तो ये सूडो फोर्स लेने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप क्या देखोगे, कार के साथ साथ इस ब्लॉक को भी एक्सीलरेट होता हुआ देखोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन जो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा। ठीक, उस केस में आपको सूडो फोर्स लेने की जरूरत नहीं है अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर लेते हो, बाहर लेते हो तो। उस केस में आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, यू हैव एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, n sin theta, that will be equal to ma. You don't have any acceleration in y direction, so net force in y direction will be 0, n cos theta minus mg is 0. सेम इक्वेशन आएगा, बट यहाँ ये ma जो है मास इंटू एक्सेलरेशन है, और यहाँ जो ma है वो सूडो फोर्स है, फर्क ये, यहाँ जो ma है इनर्शियल ऑब्जर्वर वाला इक्वेशन जो लिखे हो तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, और यहाँ ma जो है सूडो फोर्स है। इज इट ऑल राइट, क्लियर, ठीक है। I think this is the last question. Block is kept on the floor of elevator at rest. Elevator start descending at 12 meter per second square. Find the displacement of the block during first 0.2 second from the start. Acceleration जो है वो g से भी अधिक है, एक्सेलरेशन जो है g से भी अधिक है, एलिवेटर है और इसके अंदर हमने ब्लॉक रख दिया है, कितना, मास m का सपोज कर रख दिया, ठीक है। और एलिवेटर जो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में पूछा है जी, ठीक है। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये क्लियर नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, कहीं लिफ्ट के फ्लोर के रेस्पेक्ट में ना पूछा हो। अगर हम लोग इनर्शियल ऑब्जर्वर बाहर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, लिफ्ट देखो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है ना जी से भी अधिक है, तो क्या होगा, लिफ्ट का सरफेस जो है ना, लिफ्ट का जो सरफेस है वो इस ब्लॉक से डिटैच हो जाएगा, कि ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है ना mg लग रहा है, और लिफ्ट जो है बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, जी से भी ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है। इसका मतलब है लिफ्ट का सरफेस है
इस ब्लॉक के मोशन को कंस्ट्रेन नहीं करेगा। ब्लॉक के मोशन को तब कंस्ट्रेन करता ना जब ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन g से कम होता। अभी क्या आएगी, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स mg ब्लॉक कैन एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन g। और वो g एक्सेलरेशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नीचे का सरफेस तो g से भी ज्यादा एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो ये तो आराम से g एक्सेलरेशन नीचे जाएगा क्योंकि ये सरफेस जिस सरफेस पे आपने रखा है वो तो सरफेस और तेजी से नीचे जा रहा है। ठीक है, लिफ्ट पे चूंकि बाहर से आप फोर्स लगाना, मोटर वोटर कनेक्टेड है तो जी से ऊपर जा सकता है, बट ये ब्लॉक तो जी से ही नीचे जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही इसका डी एक्सेलरेशन जी से अधिक होगा लिफ्ट का, द सरफेस ऑफ द लिफ्ट एंड ब्लॉक विल डिटैच बिकॉज दिस सरफेस विल नो लॉन्गर कंस्ट्रेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक जो है जी से ही नीचे जाएगा। अगर ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो ये तो 12 से नहीं जाएगा ना भाई, ड्राइव तो आपने लिफ्ट को दिया है, इसको तो ही ड्राइव दिया है, इसका ड्राइव तो यही है mg, इसका ड्राइविंग फोर्स तो mg ही है, तो mg की वजह से g से नीचे जाएगा। और चूंकि नीचे का सरफेस और तेजी से जा रहा है तो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन जी ही होगा। और अगर बाहर ऑब्जर्वर लिए हो तो 0.2 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन क्या हो, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 1/2 GT²। शुरू में कोई है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 10, 0.2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.02, सो इट इज 0.2 मीटर मीन्स 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट विल 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, good. So we have done this last leg of this exercise, है ना। एक्सरसाइज हमने 42 क्वेश्चन कर लिया। कुछ क्वेश्चन तो पहले थ्योरी में पढ़ा रखे हैं तो उसको रेफर कर लेना। बाकी हमने एससी वर्मा का चैप्टर 5 पूरा ही कंप्लीट कर लिया। सॉल्व एग्जाम्पल भी पढ़ा दिया आपको, ऑब्जेक्टिव 1 भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव 2 भी कर लिया, एक्सरसाइज के 42 क्वेश्चन सारे कर लिए। ठीक है, सारा बिल्कुल सही सही कर लिया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है तुम्हारा फ्रिक्शन, उसका करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, सो टिल दैट थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।